Hello friends, welcome to English Literature. Here we are going to discuss our first chapter that is 8th class NCERT friends. इससे पहले हम 8th क्लास के NCERT की पोइट्री का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और जो 9th क्लास की NCERT है वो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारी सीरीज़ चलेगी वो 8th क्लास की चलेगी। तो यहाँ हमारी जो सेकंड क्लास है आज की, इससे पहले हम पोइट्री का सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहता है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ से अगर आपने नोट किया हो तो जो हमने प्रीवियस ईयर्स करे हैं जो कि एचटेट टीजीटी एचटेट के, तो उनमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर रहता है फ्रेंड्स, जिसके राइटर हैं माइकल मोर फोरगो। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका राइटर का नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट करते हैं इसकी जो समरी है उसको। तो फ्रेंड्स जो ये चैप्टर लिखा गया है ये जो क्रिसमस प्रेजेंट है इसी के ऊपर है फ्रेंड्स। और बेसिकली ये हमारा हिस्टोरिकल हम चैप्टर इसको कह सकते हैं, हिस्टोरिकल वर्क है माइकल मोर पोरगो का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो नरेटर होता है वो हमें ये बताता है, जो नरेटर होता है वो इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है फ्रेंड्स। तो पूरी की पूरी जो कहानी है वो ब्रिटेन और जर्मनी की जो सेना होती है उनमें जब वॉर होती है, लड़ाई होती है, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो उस टाइम का ये इंसिडेंट यहाँ पे रखा गया है फ्रेंड्स। जब ब्रिटेन और जर्मनी की सेनाएं आमने सामने होती है तो क्रिसमस वाले दिन ये सारा इंसिडेंट है क्रिएट किया गया है। कैसे वो दोनों सेनाएं जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जो लोग हैं वो वाकई में युद्ध नहीं करना चाहते, तो वो उस दिन फ्रेंड्स क्या होता है, क्रिसमस डे होता है। तो हम देखते हैं कि जो लोग जो ब्रिटेन की सेना वाले लोग दूसरे जो जर्मनी की सेना वाले लोगों को हैप्पी क्रिसमस डे बोल रहे हैं और रिप्लाई में वो भी उनको क्या करते हैं, विश करते हैं। फिर वे क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारी जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है। कहानी में सबसे पहले हमारे नरेटर को दिखाया जाता है जो कि एक कबाड़ी की दुकान पे जाते हैं, ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पे जाते हैं। उसने किसी गोलाकार ऐसे टेबल को देखा था, क्योंकि जो हमारे नरेटर है फ्रेंड्स वो एक लेखक हैं, उनको कहानियाँ पढ़ना, नोवेल पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। टॉमस हार्डी के वो फ़ैन हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉमस हार्डी की बुक्स पढ़ी हैं, जैसे फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड। ठीक है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने बात साहिब पढ़ा है, या फिर हम कह सकते हैं सार्जेंट ट्राप और डोसेट इन्होंने पढ़ा है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वर्क इन्होंने टॉमस हार्डी के पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा नरेटर होता है वो टेबल ख़रीदने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो नया टेबल ख़रीद ले। तो वो कबाड़ी की दुकान पे जैसे ही एक टेबल देखता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है और वो टेबल ले लेता है। तो फ्रेंड्स वो टेबल घर पे लेके आता है तो टेबल की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब होती है, जला हुआ है, कहीं से वो भीगे होने के कारण भद्दा दिख रहा होता है। तो ये सोचता है कि मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स घर लाने के बाद जैसे ही वो ड्रॉवर खोलता है उस टेबल का, तो उसमें से एक टिन बॉक्स निकलता है। वो टिन बॉक्स होता है फ्रेंड्स, उसमें एक लेटर रखा होता है और पूरी कहानी है वो इस लेटर के अंदर है। क्योंकि यहाँ जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जिसने इस लेटर को अपनी वाइफ के लिए लिखा है और उसी ने पूरा जो हमारा क्रिसमस डे का वर्णन किया है, जब ब्रिटेन और जर्मनी की सेनाएं आपस में एक दूसरे के लिए युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती हैं। तो पूरा जो इंसिडेंट है वो इस लेटर के अंदर है फ्रेंड्स। तो ये लेटर लेखक है हमें पढ़ के सुनाता है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो जिम नाम का एक बंदा होता है फ्रेंड्स, मिस्टर जिम होता है, जिसकी अगर हम बात करें तो जिम मैक्सफर्सन इसका नाम होता है, और उसकी वाइफ होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है श्रीमती जिम मैक्सफर्सन, इनकी वाइफ का नाम होता है। तो जैसे ही वो लेटर निकालता है तो उसके ऊपर पता लिखा होता है मिसिज जिम मैक्सफर्सन, 12 कॉपर बीचीज ब्रिडफोर्ड डोसेट, ये उसके ऊपर पता लिखा होता है। और तारीख होती है 26 दिसंबर 1914 की डेट इसके ऊपर लिखी होती है। पेंसिल से लिखा गया ये लेटर है और उसमें उसने जैसे स्टार्टिंग में डियर कोनी लिखा हुआ है, वो अपनी पत्नी को प्यार से कोनी बोलता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको सारा इंसिडेंट कि कैसे उन्होंने क्रिसमस डे के ऊपर जर्मनी की सेना के साथ, या हम कह सकते हैं कि अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जो हमारा लेखक है वो ब्रिटेन की ओर से है, जबकि हमारा जो दूसरी साइड की जो पार्टी होती है या हम कह सकते हैं सेना होती है वो जर्मनी की ओर से है। तो फ्रेंड्स वे एक दूसरे को क्रिसमस की हैप्पी विशेस देते हैं। और जो ब्रिटेन की सेना होती है फ्रेंड्स वो खाकी कोट पहने हुए हैं, उनकी जो ड्रेस है वो खाकी है, जबकि जो जर्मनी के जो सेना के लोग बंदे हैं, सैनिक हैं, वो स्लेटी कोट में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि खाकी वर्दी है वो तो ब्रिटेन वाले सैनिकों की है और स्लेटी है वो जर्मनी वाले सैनिकों की है। और जो हमारा इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है लेटर लिखने वाला, वो हमारा जिम मैक्सफर्सन होता है। वो पहले टीचर होता है, लेकिन युद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया से भी सैनिक गए थे, तो वहाँ तो ऑलरेडी उनको तो लेना ही लेना था गवर्नमेंट के द्वारा, तो फ्रेंड्स वो युद्ध में इन्वॉल्व कर लिए गए थे। तो जो हमारा जिम मैक्सफर्सन होता है, ये एक क्या होता है, अध्यापक होता है फ्रेंड्स। यहाँ आपको ये याद होना चाहिए, जिम मैक्सफर्सन। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दोनों जो सैनिक होते हैं दोनों तरफ के, वो क्रिसमस डे हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, नाचते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं फ्रेंड्स, वो फुटबॉल मैचेस करते हैं फ्रेंड्स। उन दोनों में क्या होता है, फुटबॉल मैच होता है। और फुटबॉल मैच में जो दूसरे साइड का जो अधिकारी, जर्मन अधिकारी हम बोल सकते हैं, उनका नाम है हैंस वुल्फ। ठीक है, तो हैंस वुल्फ है वो भी क्या है फ्रेंड्स, एक आर्टिस्ट है फ्रेंड्स, जो कि सेलो बजाता था पहले, और अब वो क्या कर लिया गया है, सेना में शामिल कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स वो दोनों मैच देख रहे होते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो दोनों क्या कहते हैं कि जैसे हम मैच खेलते खेलते हम हंसी खुशी से ये मैच फिनिश कर रहे होते हैं, इसी तरह हम इस युद्ध को भी फिनिश करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या नहीं करेंगे, मीन्स इसमें हम एक दूसरे पे मार काट नहीं करेंगे, नहीं खून बहेगा, शांति के साथ हम इसको भी निपटा सकते हैं। तो ये बातें होती हैं फ्रेंड्स, और ये सब बातें वो अपनी पत्नी को लिखता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ हमारा जो इंग्लैंड होता है, उसकी जो जर्मनी होती है उसकी सेना हार जाती है, जबकि जो हमारा ब्रिटेन होता है वो जीत जाता है इस युद्ध में। जो फुटबॉल का मैच होता है इसमें फ्रेंड्स, युद्ध की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे फुटबॉल मैच है। तो फुटबॉल मैच में जीतता कौन है, जर्मनी। तो इसमें क्या हो जाती है फ्रेंड्स, हार जाती है, और जो ब्रिटेन होता है वो जीत जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर फ्रेंड्स वो अलविदा कहते हैं एक दूसरे से। हैंस वुल्फ होता है वो जिम मैक्सफर्सन को क्या कहता है कि अलविदा, खुश रहो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से वो गाना गाते हुए वापस चले जाते हैं, अपने अपने जगह पे चले जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की कहानी इसमें लिखी गई है। अब फिर आती है हमारी नरेटर की कहानी। यहाँ नरेटर होता है वो जो मिसेज जिम मैक्सफर्सन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो फ्रेंड्स दाएं बाएं जब वो सर्च करता है जिम मैक्सफर्सन की वाइफ को, तो उसको क्या लगता है फ्रेंड्स कि उसको वो मिलती है, सकते हैं नर्सिंग होम में उसको मिलती है, बर्लिंगटन नर्सिंग होम में उसको मिलती है फ्रेंड्स। जहां वो देखता है मिसेज मैक्सफर्सन को, तो वो 101 ईयर्स ओल्ड होती है, की हो जाती है, मैक्सफर्सन होती है वो 101 की हो जाती है, और वो उसको मिलती है फ्रेंड्स। तो वो नरेटर को देखकर वो समझती है कि ये तेरा हस्बैंड है, तो वो उसको कहती है कि मैं कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रही होती हूँ, और मैं इस लेटर को पढ़ पढ़ के ही अपना जीवन बिता रही थी। अब मैं ये तेरे, अब वो अपने हस्बैंड के रूप में उसको समझ रही होती है, क्योंकि उसकी एज हो गई है वो 101 ईयर्स की, तो वो पहचान नहीं पाती कि ये नरेटर है या उसका हस्बैंड है। वो उसको अपना हस्बैंड ही समझती है, और कहती है कि मेरे पास आओ। वो उसके पास बैठ जाता है नरेटर, और वो फिर कहते हैं कि आप पढ़ के सुनाओ इस लेटर को। तो वो उसको फिर से पढ़ के सुनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ लेखक को काफ़ी शांति मिलती है, और लेखक के लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट हम मान सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो ये मैच वगैरह जो जल गया था, ये जो जिम मैक्सफर्सन होती है उसके घर में आग लग जाती है, जिसके कारण उसका सारा सामान है वो जल जाता है। फिर वो कबाड़ी को दे देती है। तो जो चैप्टर होता है वो यहीं फिनिश हो जाता है कि वो लेटर पढ़ के सुनाता है मिसेज मैक्सफर्सन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या सोचता है कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है कि मैंने एक टिन बॉक्स में का डब्बा खोला, तो उसमें एक लेटर मिला जिसमें उसको रियल का इंसिडेंट देखने को, अनुभव, एक्सपीरियंस देखने को मिला है। तो पूरा जो चैप्टर है वो लेटर के ऊपर ही
रिलेट करता है। अब हम करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। कोई भी आपको क्वेरी कमेंट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चंस रहता है वो क्या है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क। अब कहता है कि लेखक है रोल टॉप डेस्क कहाँ पाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इन ए जैंक शॉप, एक जो कबाड़ी की दुकान होती है वहाँ पे उसको मिलता है। व्हाट हैड डैमेज द डेस्क। अब कहता है कि डेस्क को किसने डैमेज किया, यहाँ किस वजह से डेस्क है वो डैमेज हो गया था। तो फायर और वाटर की वजह से डैमेज हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे है व्हाट डिड द ऑथर पुल आउट द डेस्क। अब कहता है कि ऑथर ने डेस्क का क्या निकाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ड्रॉवर्स को वो निकालता है। तो उसमें क्या मिलता है उसको, एक टिन बॉक्स मिलता है। आगे है व्हाट वाज देयर इन वन ऑफ द ड्रॉवर्स। अब कहता है कि एक ड्रॉवर में क्या होता है, तो एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स उसको मिलता है जिसके अंदर क्या होता है, लेटर होता है। आगे है हु रोट दैट लेटर, वो लेटर कौन लिखता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑथर नहीं लिखता है, जो जिम होता है फ्रेंड्स, जिम मैकफिरसन होता है वो लेटर को लिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। व्हेन डिड मिसेज मैकफिरसन रिसीव द लेटर। अब कहता है कि जो मिसेज मैकफिरसन होती है वो लेटर को कब रिसीव करती है। तो कब करती है फ्रेंड्स, 1 महीने बाद 25 जनवरी 1915 में, 1 साल 1 महीने के बाद वो उस लेटर को रिसीव करती है। आगे चलते हैं, व्हेन वाज द लेटर रिटन। अब कहता है लेटर है वो कब लिखा गया था। तो लेटर आपको पता है कि जो 25 दिसंबर है उसके दूसरे दिन लेटर लिखा गया था। तो 26 दिसंबर 1914 को क्या लेटर है वो लिखा गया था। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें लेटर के अंदर की बातें लिखी गई हैं फ्रेंड्स। व्हाट डिड जिम कॉल हिज वाइफ विद लव। अब कहता है कि जो लेटर की स्टार्टिंग होती है उसमें वो अपनी पत्नी को काफ़ी लवली वे से एड्रेस करता है। तो किस नाम से एड्रेस करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, कोनी के नाम से वो उसको एड्रेस करता है। हु वॉज फ्रिट्स। अब कहता है कि फ्रिट्स कौन थे। तो फिर फ्रिट्स की अगर हम बात करें तो जो जर्मन सोल्जर थे फ्रेंड्स उनको फ्रिट्स कहा गया था। हु वर टॉमीज, टॉमीज के नहीं कहा गया। तो जो हमारे ब्रिटिश सोल्जर थे, जो हमारे ब्रिटेन के सोल्जर थे उनको टॉमीज कहा गया। ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। आगे है व्हाट जॉब डिड जिम डू व्हेन ही वॉज नॉट ए सोल्जर। जब वो सोल्जर नहीं था तो वो क्या जॉब करता था। तो एक स्कूल टीचर के रूप में वो जॉब करता था। व्हाट जॉब डिड हैंस डू व्हेन ही वॉज नॉट ए सोल्जर। और जो हैंस होता है फ्रेंड्स, जो जर्मन सेना का अधिकारी होता है वो क्या होता था। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वेरी करेक्ट है, प्लेड सेलो इन ए ऑर्केस्ट्रा। ठीक है फ्रेंड्स। विच गेम डिड द सोल्जर्स प्ले। अब कहता कि कौन सा गेम सोल्जर्स खेलते हैं। तो फुटबॉल का मैच वो खेलते हैं। आगे है हु वॉन द फुटबॉल मैच। अब कहता कि फुटबॉल मैच है उसको कौन जीतता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो फिट सोल्जर होते हैं वो क्या करते हैं, फुटबॉल मैच जीतते हैं। और फिट सोल्जर कौन से होते हैं। तो जर्मन के जो सोल्जर हैं, जर्मन के जो सोल्जर हैं वो कौन होते हैं, फिट सोल्जर होते हैं। ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे है 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन, व्हाट डिड द सोल्जर्स फ्रॉम बोथ साइड लॉन्ग फॉर। अब कहता है कि दोनों साइड के जो सोल्जर हैं वो किसके लिए इच्छा करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे तो पीस के लिए। दोनों ही सोल्जर नहीं चाहते कि युद्ध हो। व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिजोल्विंग वार। अब कहता कि सबसे अच्छा तरीका क्या है वॉर को बंद करने का। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है, बाय प्लेइंग फुटबॉल मैचेज। ठीक है, जैसे कि हम फुटबॉल मैचेस खेल रहे हैं ऐसे ही हम वॉर को भी बंद कर सकते हैं। विच ओकेजन डिड दी सोल्जर्स ऑफ बोथ साइड सेलिब्रेट टुगेदर। अब कहता कि कौन सा ओकेजन दोनों साइड के सोल्जर सेलिब्रेट करते हैं। तो क्रिसमस हमारा ओकेजन रहता है फ्रेंड्स और वो सेलिब्रेट करते हैं। वेयर डिड जिम मैकफिरसन लिव। अब कहता है कि जिम मैकफिरसन है वो कहाँ रहता था। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रेंड्स वो कहाँ रहता है, डोसेट में वो रहता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। अब हमारा थर्ड पार्ट चलेगा फ्रेंड्स, जिसमें हमारा जो नरेटर होता है वो उस लेडी को ढूंढने के लिए निकलता है। वेयर डिड द ऑथर गो टू डिलीवर मिसेज मैकफिरसन्स लेटर। अब कहता है कि मिसेज मैकफिरसन को लेटर देने के लिए वो कहाँ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो डोसेट में जाता है।
जहाँ पे उसका एड्रेस है वो लिखा होता है। व्हाट डैमेज मिसेज मैकफेरसन्स हाउस। अब कहता है कि मैकफेरसन के हाउस को किसने डैमेज किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा सी, फायर से उसका घर जल गया था। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। अब कहता है कि ऑथर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों जाना चाहता था, तो आपको पता है कि टू हैंड ओवर मिसेज मैकफेरसन्स हर लेटर। वो उस लेडी को लेटर देने के लिए कहाँ जाता है, ब्रिडपोर्ट में जाता है फ्रेंड्स। हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकफेरसन नाउ। अब कहता है कि जो लेडी होती है वो कितने ईयर्स की हो चुकी थी, तो फ्रेंड्स 101 ईयर्स की वो हो चुकी थी, 101 ईयर्स की हो गई थी अब वो। और जो हमारा युद्ध था वो 1914 में हुआ था, तो कितने दिन बाद की हमारी स्टोरी है ये तो हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी दिन बाद की ये हमारी स्टोरी है। आगे है, हु डिड कोनी मैकफेरसन थिंक हर विजिटर वॉज। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा जो ऑथर होता है उसको क्या सोचती है कि ये जिम मैकफेरसन आया है, जबकि आया कौन था, हमारा जो नरेटर होता है वो आता है। व्हाट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर मिसेज मैकफेरसन। अब कहता है कि मिसेज मैकफेरसन के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंट क्या है क्रिसमस का, तो ये हमारा वही रहेगा द स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और यही हमारे लेखक के लिए भी होता है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो सेकंड चैप्टर का नाम है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर की अगर हम स्टोरी को देखें तो यह है दी सुनामी से रिलेटेड करती है। जो सुनामी में हमारे जन धन की हानि हुई थी उसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो स्टोरी कन्वे की गई है उनमें अंडमान निकोबार की स्टोरी कन्वे की गई है कि उसमें जो करेक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अंडमान निकोबार में एक इग्निशियस कचल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो जब उसको सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस होता है तो वो फ्रेंड्स अपनी वाइफ को जगाता है और घर से बाहर निकल जाता है। तो बाहर का माहौल था वो काफ़ी अफरा तफरी भरा था। तो एक तो स्टोरी होती है, काफ़ी स्टोरी इसमें दिखाई गई हैं, जैसे हमारी अंडमान निकोबार की दिखाई गई है, फिर उसके बाद हमारा थाईलैंड से रिलेटेड हमारे जो वो स्टोरी है वो दिखाई गई हैं, पोर्ट ब्लेयर यहाँ से भी हमारी स्टोरी है वो दिखाई गई है। फिर हमारी जो हिंद महासागर में जो इंडिया और श्रीलंका के बीच की स्टोरी को भी दिखाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी स्टोरीज इसमें कन्वे की गई हैं कि कैसे जो माहौल था वो काफ़ी ख़राब था। 26 दिसंबर 2004 के दिन पे जो सुनामी थी इतनी भयंकर हो गई थी कि काफ़ी लोगों को अपने रिलेटिव को खोना पड़ा था, अपने घर परिवार को खोना पड़ा था। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसमें जो सुनामी होती है इसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं जब हिंद महासागर में सुनामी आती है। तो यही बातों को यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेंड्स, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो श्रीलंका है वहाँ भी हुआ था। तो काफ़ी जो करैक्टर्स हैं फ्रेंड्स इसमें, तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है जैसे सुनामी कब आई ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर किसी करैक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो स्टोरी होती हैं वो अलग अलग होती हैं, कम से कम भी 5-6 स्टोरी हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि छोटी छोटी स्टोरी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके बारे में हम ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, फिर भी एक आधे ऐसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कैरेक्टर हैं उनको हम करते हैं कि इसमें एक लड़की होती है फ्रेंड्स टिली स्मिथ जो कि 10 ईयर्स ओल्ड होती है, और उसकी एक बहन होती है 7 ईयर्स ओल्ड, और उसके माता पिता का नाम था पेनी और कोलिन स्मिथ, जो कि फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में रहता है और इंग्लैंड से आया था और थाईलैंड में अब रह रहा होता है। तो थाईलैंड की ये सुनामी की बात की गई है। फिर दूसरी जब हमारी कहानी की अगर हम बात करें तो वो है टिली स्मिथ है, उसके बारे में तो मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स वो टिली स्मिथ है वही काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट होती है। उसने एक चैप्टर में पढ़ा था, देखो 10 ईयर की है, 10 ईयर्स की है और उसको पता है कि सुनामी आती है तब क्या क्या हलचल होती है। क्योंकि फ्रेंड्स एक क्लास में उसने देखा था कि जब टीचर उसको समझा रही होती है कि भाई सुनामी आती है तो उससे पहले भूकंप के झटके लगते हैं, जो सागर है तूफान, उसमें तूफान आने शुरू हो जाते हैं। तो वो अपने मम्मी पापा को जगाती है कि बाहर क्या हो रहा, चिल्लाते हैं और वो भाग के छत के ऊपर जो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट होता है उसके छत के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे उनकी जो पूरी फैमिली होती है टिली की, और वो पूरी की पूरी फैमिली बच जाती है टिली के समझदारी की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। और जो टिली इंग्लैंड के स्कूल में वापस जाती है तो वो अपने सहपाठियों को, अपने
जो मित्र वगैरह होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं, उनको ये स्टोरी बताती है कि भाई कैसे मैंने सुनामी का सामना किया और कैसे हम जो रेस्टोरेंट है उसके छत के ऊपर चढ़ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी जो स्टोरी हम कह सकते हैं कि उसमें एक लड़का बैठा होता है और उसके सामने एक डॉग होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो उसको समझदारी हमें दिखती है वो पशुओं की दिखाई देती है कि पशुओं को पहले से ही आभास हो जाता है कि कुछ होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो पशु होते हैं, कुत्ते होते हैं, या फिर एक यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति होता है फ्रेंड्स, तो वो उसके पास पालतू पशु पक्षी होते हैं। तो फ्रेंड्स वो रोज़ाना जो व्यक्ति होता है वो रोज़ाना उन जानवरों को, उन कुत्तों को बीच पे ले जाया करता था फ्रेंड्स। लेकिन उस दिन जो कुत्ते होते हैं वो जाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पहले से ही आभास हो जाता है कि भाई आज कुछ अनहोनी या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वजह से वो नहीं जा पाते, तो वो बच जाते हैं फ्रेंड्स। फिर उनको पता चल जाता है तो फिर वो जाके अपनी जान बचा लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उससे लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे और काफ़ी ज़्यादा पशु मारे गए थे, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ फिर एक और जिक्र आता है, श्रीलंका के एक याला नेशनल पार्क आता है जिसमें हाथी, चीता, पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियाँ होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है कि भाई उनको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था, उसमें 3-4 हाथी मारे गए थे फ्रेंड्स। और वैसे हाथी वगैरह होते हैं वो भाग भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको 1 घंटा पहले मौका मिल जाता है कि भाई भागने का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुनामी का यहाँ पे जो बवंडर आया था उसके बारे में ये हमारा लेसन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड दी डेडली सुनामी टेक प्लेस। अब कहता है कि सुनामी है वो कब आई थी। तो सभी को पता है जो सुनामी है वो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। वेयर डिड इग्निशियस वर्क। अब इग्निशियस होता है जिसकी पहली स्टोरी है वो कहाँ पे वर्क करता था। तो फ्रेंड्स वो करता था हमारा कच्चल में, ऑप्शन नंबर सी में वो वर्क करता है। हाउ ओल्ड वॉज मेघना। अब कहता कि मेघना है वो कितनी ईयर्स ओल्ड थी। तो मेघना है फ्रेंड्स इसमें एक स्टोरी में है तो वो 13 ईयर्स ओल्ड एक लड़की होती है। आगे है, हु डिड इग्निशियस लॉस इन दी वेव। अब कहता है इग्निशियस है वो किस किस को खो देता है सुनामी में, वेव्स में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन रहेगा हिज वाइफ को खो देता है, हिज वाइफ, फादर एंड ब्रदर को खो देता है, हिज 2 चिल्ड्रन। तो ऑल ऑफ दी अबव को वो खो देता है इग्निशियस। मेघना केप्ट फ्लोटिंग इन द सी फॉर खालिस्तान डेज। अब कहता है कि मेघना कितने दिन तक जो सी होता है उसमें बहती रही फ्रेंड्स। तो लगभग 2 दिन तक वो ऐसे ही मीन्स उसका शव था वो फ्लोटिंग होता रहा। हु डिड अलमास लॉस इन दी वाटर। और कहता है कि अलमास ने वाटर में किसको खो दिया था। अलमास भी फ्रेंड्स एक लड़का होता है जो कि किसे खो देता है। यहाँ अगर हम बात करें तो अपने सभी जो उसके फादर होते हैं, मदर होती है, उसकी आंट होती है, उन सबको खो देता है। तो इस तरह से बेटा आपको पता ही है जो सुनामी थी उसमें तो काफ़ी भयंकर हमारा उत्पात हुआ था, लॉस हुआ था जनधन का काफ़ी ज़्यादा। व्हाट डिड अलमास क्लाइंब ऑन। अब कहता है कि अलमास वो कहाँ चढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो अलमास होता है वो फ्रेंड्स एक फ्लोटिंग वुड आता है फ्लोटिंग करता हुआ, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। तो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग इन दिस सी। यही हमें टेक्निक अपनानी चाहिए जब कभी बाढ़ वगैरह आ जाए तो जो हल्की चीज़ें होती हैं लकड़ी वगैरह उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए और उससे कम से कम जान तो बच जाएगी। ये तो पता नहीं हम कहाँ पहुँचेंगे या कहाँ नहीं, लेकिन जो डेथ है वो नहीं होगी। हाउ ओल्ड वॉज अलमास दाविद। अब कहता है कि अलमास है वो कितने ईयर्स ओल्ड था। तो 10 ईयर्स ओल्ड था अलमास और फिर वो फेंट हो जाता है, वो बेहोश भी हो जाता है उसके ऊपर। टिली स्मिथ वॉज ए डैश स्कूल गर्ल। अब कहता है टिली स्मिथ होती है वो कौन से स्कूल में पढ़ती थी, कैसे स्कूल की गर्ल थी। तो ब्रिटिश स्कूल की थी फ्रेंड्स, जर्मनी से, इंग्लैंड से आई हुई वो लड़की थी, घूमने के लिए आए थे थाईलैंड में। आगे है, हु हैड सीन ए वीडियो ऑफ सुनामी इन हर ज्योग्राफी क्लास। अब कहता है कि ज्योग्राफी की क्लास में कौन सुनामी की वीडियो देखती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था टिली स्मिथ होती है वो सुनामी का चैप्टर पढ़ती है क्लास में और फिर उसको नॉलेज हो जाते हैं कि सुनामी आती है तो क्या होता है।
व्हाट रिएक्शन ऑफ द सी टिली नोटिस। अब कहता है कि क्या रिएक्शन देखती है जो टिली होती है वो सागर में। तो फ्रेंड्स वो क्या देखती है फ्रेंड्स, दिस सी स्लोली राइज, जो सी होता है वो ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है, स्टार्ट टू फॉर्म, उफनता हुआ दिखाई देता है, फ्रॉम व्हील फूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके व्हील पुल्स क्या होता है, ऐसे लहरीदार में। तो ऑल ऑफ दी अबो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आगे है हु गोट मैनी अवार्ड्स इन इंग्लैंड। अब कहता है कि इंग्लैंड में बहुत से अवार्ड कौन लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो टिली के फादर होते हैं स्मिथ, वो क्या लेते हैं, अवार्ड्स लेते हैं काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड में। ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो अवार्ड क्यों लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी तो पूरी फैमिली बच गई है, तो ये रेस्क्यू में लगे हुए थे, तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेज मिला था। अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल विच सेंस डू द एनिमल पोसेस। अब कहता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो एनिमल होते हैं उनकी 6 सेंस होती हैं, जैसे हमारी तो 5 सेंस होती हैं, लेकिन एनिमल होते हैं उनकी 6 सेंस होती हैं, तो उनसे उसको आभास हो जाता है कि भाई कुछ ऐसे प्राकृतिक या हम कह सकते हैं कि नेचुरल कुछ प्रोसेस होने वाला है। तो वो हमारी 6th कहते हैं कि जो जानवर होते हैं उनके 6th सेंस होती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एनिमल पोसेस एंड अक्यूट डेस पावर। अब कहता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं कि एनिमल होते हैं उनके पास क्या होता है। तो फ्रेंड्स उनके लिए उनके पास एक हियरिंग की पावर ज़्यादा होती है। जैसे मनुष्य होते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो 20 से भी कम सुन सकते हैं, काफ़ी दूर से ही वो साउंड को सुन सकते हैं, तो हियरिंग पावर होती है। वेयर इज़ याला नेशनल पार्क सिचुएटेड। अब कहता है कि याला नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हु वॉज लकली टू एस्केप डेथ इन द सुनामी। अब कहता है कि कौन भाग्य से ही अपने आप को बचा पाता है सुनामी में। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो, मेघना, टिली, जावेद। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबो होते हैं वो अपने आप को बचा लेते हैं। हु डिड, ऑल ऑफ अबो आएगा। हु डिड नॉट लॉस हर पेरेंट्स इन दी सुनामी। अब कहता है कि अपने पेरेंट्स को सुनामी में कौन नहीं खोता है, तो टीली होती है, उसकी पूरी फैमिली है वो सेफ ही रहती है। हु वर किल्ड इन मोर नंबर इन द सुनामी ऑफ 2004। अब कहता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनामी में क्या मारे गए। तो फ्रेंड्स जो पीपल होते थे वो ज़्यादा मारे गए पशुओं के कंपैरिजन में, एनिमल्स के कंपैरिजन में। हाउ मैनी पीपल्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम दी, ये है पतनांगला बीच। अब कहता है कि जो पतनांगला बीच होता है उस पर कितने लोग मारे गए, तो उस पर फ्रेंड्स जो 60 लोग थे वो उस बीच के ऊपर मारे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सुनामी का चैप्टर। आगे चलते हैं, हमारा 3rd चैप्टर रहता है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हम बात करें 3rd चैप्टर की, ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट। यहाँ पे हमारे हिस्टोरिकल कुछ फैक्ट को दिखाया गया है फ्रेंड्स, और ये लिखा गया है S.D. सावंत के द्वारा लिखा गया है, S.D. सावंत के द्वारा। इसमें अगर हम बात करें तो 1757 से फ्रेंड्स जो 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ तक के हमारे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल की फैक्ट को दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कि कैसे कंपनी ने भारत के ऊपर शासन किया और कैसे हमारा जो 1857 का विद्रोह हुआ और किस कारण से 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवॉल्यूशन हुई थी, वो फेल रही थी, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स इसके कुछ फैक्ट हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला जो फैक्ट रहता है वो क्या रहता है कि यहाँ पे हमारा जो 1757 में इंग्लैंड की जो महारानी नहीं थी उस टाइम पे, इंग्लैंड की ओर से भारत में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। जैसे कि आपको पता है 1757 में जो सिराजुद्दौला बंगाल में जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो भारत पे अंग्रेज़ों का राज लगभग हो ही गया था बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहता है कि वहाँ ये जो इंग्लैंड का राज हमारे ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि भारत में न तो अच्छे शस्त्र अस्त्र थे, न ही लोगों में जो राजा लोग थे उनमें एकता थी, और न ही हम कह सकते हैं कि इतनी सूझबूझ थी, जिसके कारण हमारी हार हुई और अंग्रेज़ों की सत्ता जमती गई। अगर सभी लोग टीपू सुल्तान जैसे दूरदर्शी और महान होते तो शायद हम हार नहीं मानते। और जैसे टीपू सुल्तान है वो अपने आखिरी सांस तक लड़े थे और उनकी डेथ हो गई थी।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कुछ इंसिडेंट इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरा जो इंसिडेंट है वो क्या है, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि अकाल पड़ा था 1822 से 1836 के बीच में। लगभग 15 लाख भारतीय मारे गए थे भूख की वजह से फ्रेंड्स। और उससे ज़्यादा हम उससे क्या हुआ था फ्रेंड्स, हमारी जो ताकत थी वो और कम हो गई। कुछ तो पहले थी, कुछ और हो गई कि लोग भूखे मरने लगे। जो पैसा था वो ओनली ब्रिटिश जो लोग थे उन्हीं के पास था। फिर हमारा एक इंसिडेंट इसमें ये दिखाया गया है राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय हैं बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान हमारे माने जाते हैं, भारत के समाज सुधारक माने जाते हैं, रिफॉर्मर माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1818 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत बिना किसी आरोप के, बिना किसी पेशी के सीधा गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात हुई। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो टैक्स वैक्स बढ़ा दिए गए थे और जो हमारे उद्योग धंधे थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे। यहाँ से कच्चा माल जाता था और वहाँ से बन के आता था इंग्लैंड से। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा असंतोष फैल गया था जो हमारे जो जनता थी उसमें। जो हमारी शिक्षा थी वो फारसी और संस्कृत में थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, अंग्रेजी शिक्षा का मीडियम बना दिया गया कि अंग्रेजी शिक्षा में अब अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो फारसी और संस्कृत की जगह पे जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो लागू कर दी गई थी फ्रेंड्स। और जो अच्छी अच्छी नौकरियाँ थी वो ब्रिटिश लोग होते थे उन्हीं को दी जाती थी। जो नीचे वर्क होते थे, छोटे जो काम होते थे, कम सैलरी दी जाती थी, वो इंडियंस को दी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1856 तक आते आते पूरा जो भारत था उसके ऊपर इंग्लैंड का राज हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम देखते हैं कि 1857 में 8 मई 1857 में जो कि क्रांति हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, ये हम पहला स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता है मेरठ से जोरदार विद्रोह किया गया मंगल पांडे के द्वारा। क्यों किया गया फ्रेंड्स, एक तो चर्बी वाले कारतूस थे, एक लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे पाश्चात्य सभ्यता को यहाँ ला दिया था, हमारे जो कल्चर थे उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार से 80 वर्षीय कुंवर सिंह थे, उन्होंने हमारी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और जैसे हमारे तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है फ्रेंड्स, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने हमारा नेतृत्व किया फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो उनसे ये टोटली आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बारे में ये हमारा चैप्टर है। जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं थोड़े से इन पे ध्यान दीजिएगा। और अब करते हैं इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है, देखना एक बार, लेखक का नाम और हमारा चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया विद। अब कहता है कि जो ब्रिटिश पावर थी वो किसके वजह से बढ़ रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे। ठीक है, ऑनेस्टी ये तो उनमें था ही नहीं, बेस्ट रूल ये तो सारे इनके अकॉर्डिंग तो थे ही नहीं, ये तो सारी पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके पास क्या थे, सुपर हथियार थे, सुपर वेपन थे, जिसकी वजह से उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हु डाइड फाइटिंग विद द ब्रिटिश। अब कहता कि फाइटिंग में कौन मारा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान है वो युद्ध करते करते मारे गए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे राजा राम मोहन राय नहीं, जवाहरलाल नेहरू तो अब के हैं हमारी आफ्टर। हम देखते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसके बाद आगे है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंडेड देयर पावर इन इंडिया इन। अब कहता है कि ब्रिटिश ने कब अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया था इंडिया में। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स 18वीं जो हमारी सेंचुरी होती है उसमें जो पावर है ब्रिटिश की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। व्हाट आइडिया डिड द रिलीजियस लीडर प्रीच। अब कहता है कि रिलीजियस लीडर थे वो क्या आइडियाज़ दे रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो सुपरस्टिशंस इतने बढ़ गए थे, जो कल्चर थी उसमें इतने ज़्यादा डीमेरिट्स आ गए थे। तो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल ठीक रहता है, जिसमें दोनों ही ऑप्शन आएंगे, अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज। आगे है, हु वांटेड टू रिफॉर्म दिस सोसाइटी। अब कहता है कि सोसाइटी में रिफॉर्म कौन करना चाहता था। तो राजा राम मोहन राय को कौन नहीं जानता, हमारे शांति दूत, हमारे अग्रदूत माने जाते हैं रिफॉर्मेशन के, तो राजा राम मोहन राय। आगे चलेंगे,
व्हाट स्पॉइल्ड द रिलीजन ऑफ एन इंडियन। अब कहता है कि क्या चीज़ ऐसी होती है जो किसी इंडियन के रिलीजन को स्पॉइल कर देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज थी उसको, हमारे जो फारसी और संस्कृत लैंग्वेज थी उसको हटा दिया गया था। और यहाँ जो क्रॉसिंग द सी हमारा आंसर होगा। क्रॉसिंग द सी का मतलब क्या होगा कि जो 7 समुद्र पार जो अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे उन्होंने हमारे कल्चर, हमारी सब जो धर्म था उसको ख़त्म कर दिया था। हु डिड द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड। अब कहता है कि जो ब्रिटिश पुलिस थी उसने क्या क्या रूइंड कर दिया था। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट आर्टिसन, पीजेंट्स, इंडियन प्रिंसेस, इन सभी को क्या कर दिया था, रूइंड कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। राम मोहन रॉय बिलोंग टू डैश स्टेट। राजा राम मोहन है वो किससे बिलोंग करते हैं, तो बंगाल से राजा राम मोहन है वो बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। व्हेन डिड द ब्रिटिश स्टॉप राम मोहन रॉयज न्यूज़पेपर। अब कहता है कि राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर निकाला था, उसको कब स्टॉप कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा 1823 में। रेगुलेशन थर्ड वॉज पास्ड इन। अब कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था, जो थर्ड रेगुलेशन एक्ट था वो कब पास किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1818 में। इंग्लिश लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई। अब कहता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। तो फ्रेंड्स इसका जो दूत कहा जाता है जिसने इंग्लिश लैंग्वेज भारत में लेके आया वो था मैकावली। मैकावली ने इंग्लिश को भारत में इंट्रोड्यूस करवाया था। बाई डैश द ब्रिटिश हैड कॉन्क्योर्ड द होल ऑफ इंडिया। अब कहता है कि किस टाइम तक पूरी इंडिया को ब्रिटिश ने कॉन्क्योर कर लिया था। तो 1856 तक पूरे भारत पर लगभग पूरे भारत पर जो ब्रिटिश था उसका अधिकार हो गया था। द संथाल रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट। अब कहता है कि संथाल विद्रोह है वो किस स्टेट से शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स बंगाल से संथाल विद्रोह है वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक रहता है। आगे चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे जो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। द संथाल रिवोल्ट ब्रोक आउट। अब कहता है कि संथाल विद्रोह है वो कब ब्रोक आउट हुआ था। तो फ्रेंड्स 1855 में ये ब्रोक आउट हुआ था। हु अटैच द एडजटेंट ऑफ रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कहता है कि किसने हु अटैक्ड दी 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हु अटैक्ड द एजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। अब कहता है किसने अपनी रेजिमेंट से अटैक किया था और किसे फांसी दी गई थी। तो सभी को पता है मंगल पांडे हैं, उन्होंने पहली बार इसका बगावत की थी, रिवॉल्यूशन को शुरू किया था। द ग्रीस ऑन द बुलेट वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ। अब कहता कि जो कारतूस लगी होती थी वो किससे बनी होती थी। तो काउज और पिग से बनी कारतूस को गन के ऊपर लगाया गया था, बुलेट के ऊपर लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहता है। आगे चलते हैं, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। अब कहता है कि कहाँ से 1857 की रिवोल्ट शुरू हुई थी। तो मेरठ से हमारी ये रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हुई थी। ऑफ द फॉलोइंग हु बिलोंग टू लखनऊ। अब कहता है कि लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, लखनऊ से हमारे बेगम हजरत महल है, उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। हु गेव द ऑफरिंग ऑफ हिज रिस्ट टू मदर गंगा। अब कहता है कि किसने गंगा मैया को ऑफर दिया था रिस्ट होने का। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ हम कहता है कि अपने आप को समर्पित कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुंवर सिंह है, उन्होंने ये कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये फ्रेंड्स कल की कटिंग है एक न्यूज़पेपर में, शायद 5 से 6 दिन हो गए। अगर कुंवर सिंह अगर बूढ़े नहीं होते, 80 ईयर्स के नहीं होते, तो हम 1857 की क्रांति हारते नहीं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो पिक्चर, मैंने देखा था। आगे है हु लीड द रिवोल्ट। अब कहता कि रिवोल्ट को किसने लीड किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं तो नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह सभी ने इसको लीड किया था। विच स्टेट डिड
कुंवर सिंह बिलोंग, अब कहता है कि कुंवर सिंह है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से हमारी कुंवर सिंह है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस एट, अब कहता है कि ये कहाँ पे होती है जो 1857 की क्रांति, तो बरेली, इलाहाबाद और कानपुर, तो ऑल ऑफ दी अबो से बिलोंग करती है हमारी 1857 की रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये एनसीईआरटी में जो 8th क्लास की है एनसीईआरटी उसमें सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम अलग से नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे बहुत जल्द। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।